माफ़ी चाहते हैं, हम लोग थोड़ा देर से शुरू कर रहे हैं। ये एकदम सामान्य बात है, सारे कार्यक्रम देर से शुरू होते हैं, इसमें ताज्जुब की बात नहीं। तो जिला इकाई के सम्मेलन में आपका स्वागत है। हम लोग आज का जो कार्यक्रम बनाए हैं, आप जानते हैं, आपने देखा होगा कार्यक्रम आपके उसमें फोल्डर में है। आधे दिन तक हम लोग कुछ चर्चा करेंगे और उसके बाद भोजन के बाद जो आधा दिन होगा उसमें संगठन की बातचीत होगी और चुनाव आदि होंगे। तो अभी हम लोग ये जो भोजन के पहले का सत्र है उसको आरंभ कर रहे हैं। बिना कोई देर किए मेरा नाम निसार अहमद है और मैं जयपुर ज़िला में यूसीएल इकाई में हूँ। और बिना कोई देर किए मैं मीता जी को बुलाना चाहूँगा। मीता जी हमारी ज़िला इकाई के अध्यक्ष हैं। मीता जी, आप सबका स्वागत करें। थोड़ी सी देर से शुरू करने के लिए माफ़ी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये हॉल बेशक भरा हुआ ना हो, लेकिन जो लोग यहाँ पर हैं उनकी समर्पण और उनकी जुझारू मानसिकता को हम सलाम करते हैं कि हम लोग सब आज के दौर में, जो कि इतना हर रोज़ स्थितियाँ बद से बदतर होती जा रही हैं और इतनी नफरत फैल रही है और इस तरह की मतलब न्याय की कोई बात ही नहीं रह गई है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कोई सरकारी दफ्तर हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, तो हर जगह अंधेरा सा नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी शम्मा को जलाए रखना है, वो हमारी जिम्मेदारी है और उसके लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज चर्चा युवाओं को लेकर होगी और बहुसंख्यकवादी मेजॉरिटेरियन रेजीम है और जो एक इतना दम्भ है इसमें, इतना एरोगेंस है जिसके साथ लोगों के घर बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। मतलब न्याय प्रक्रिया को तो बिल्कुल धरता बताकर और जो मर्जी जिस तरह की ज़बरदस्ती हो रही है उसके लिए आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। और हमारे पास सिर्फ एक शस्त्र है, वो है रेजिस्टेंस। क्योंकि अगर हम रेजिस्टेंस नहीं करेंगे, अगर हम उसका विद्रोह नहीं करेंगे, अगर हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं बच सकता। और अगर हम आवाज़ उठाते हैं और विशेष तौर से युवाओं के अंदर एक सोच, न्यायपूर्ण सोच जगाते हैं, तो इस देश में उम्मीद कायम रहेगी। और द कंट्री इज़ वेरी ग्रेट। ये एक बहुत बड़ा और बहुत महान देश है और इतनी आसानी से इसको नहीं मिटाया जा सकता, ये मेरा मानना है। लेकिन उसके लिए कोशिश बरकरार रखनी है। मैं एक छोटा सा शेर आपकी नज़र कर रही हूँ अभी कि वो दिलों में आग लगाएगा, वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा। उसे काम अपने काम से, मुझे काम अपने काम से। तो हमें अपने काम पर, और इसी के साथ हम लोग आज का सत्र शुरू करते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ निसार की, कविता की और आप सब लोगों की कि मेरे पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी कि मैं बहुत समय नहीं दे पाती हूँ, लेकिन दिलो जान से कोशिश करती हूँ। थैंक यू। अब समय है कि मैं थोड़ा संक्षेप में आप लोगों के सामने पिछले वर्षों में, पिछले 3-4 वर्षों में यूसीएल ने जो काम किया है, यूसीएल ने जयपुर इकाई में विशेष तौर से, उस पर बात रखूँ। आप जानते हैं कि ये यूसीएल की जो ये इकाई है, जिसका जब गठन 2018 में हुआ था और जब 2020 तक आते आते 2 साल होने लगा था और बातचीत होती कि हम दोबारा मिलें और इस प्रकार से सम्मेलन करें और आगे की दिशा तय करें, तब कोरोना आ गया बहुत भयंकर ढंग से। और कोरोना के बाद के 2 साल कैसे गुजरे हैं आप जानते हैं। तो ये यूसीएल का 2018 से अब तक का रिपोर्ट है। यूसीएल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जयपुर यूसीएल का, वो है जेल के साथ, जेल के कैदियों के साथ काम करना। जेल में हमारे कैदी भाई और बहन जिस तरह से रहते हैं और उनके साथ उनके अधिकार जो हैं, जो उनको कानूनी अधिकार मिले हुए हैं, वो उनको नहीं मिल पाते हैं बहुत बार, बहुत मामलों में। और यूसीएल ने काफ़ी दिनों से
जेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन के कहने पर, कोर्ट के कहने पर और उनके सहयोग से जेल के कैदियों के साथ काम करना शुरू किया है। और इनको काउंसलिंग करना, कानूनी सहायता पहुंचाना, दूसरे मानवतावादी हस्तक्षेप, बेल वगैरह करवाना, और फिर जो बच्चे और महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ विशेषकर जो बच्चे हैं, उनको तरह तरह से राहत पहुंचाने का काम हमारी टीम करती है। हमारी टीम में वकील हैं, हमारी टीम में डॉक्टर हैं, काउंसलर हैं, तो हर तरह के लोग उसमें हैं, 5-6 लोग। कोशिश रहती है कि निरंतरता बनी रहे। कभी कभी वो निरंतरता टूट जाती है। कोविड के दौरान तो पूरी तरह से टूट गई थी, दोबारा शुरू हुआ और वो काम अभी भी चल रहा है। जो विदेशी कैदी, ज़रूरतमंद विदेशी कैदी हैं यहाँ पे, जिनको कई बार उनकी अवधि पूरी हो जाती है सज़ा काटने की और उसके बाद भी वो इसी जेल में बंद रहते हैं इसी देश में, उनके लिए भी हमारे जो वकील साथी हैं वो काम करते हैं कि उनको उनके देश भिजवाया जा सके, उनके कार्य, उनका जो भी कानूनी सहायता हो सके वो दिया जा सके। तो ये काम कोरोना के दौरान थोड़ा रुक गया था। ये काम खुशी की बात है कि दोबारा शुरू हो गया है। हमारे उस टीम के कुछ लोग यहाँ पे हैं जो अभी वर्तमान में जो जेल जाते हैं, जेल में हर सप्ताह जाते हैं, वो लोग यहाँ पे हैं भी, आप लोग उनसे मिल भी सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण काम है जो PUCL इकाई राजस्थान PUCL की मदद से करती है। दूसरा है बेघर जो लोग हैं जयपुर के शहरों, जयपुर शहर के सड़कों पे और दूसरे छोटे छोटे शहरों में, उन लोगों के लिए काम। तो उन लोगों के लिए काम जो है उसमें मेन है कि पहले एक राजस्थान सरकार का बेघर नीति था और वो बेघर नीति अब उन्होंने दूसरी एक और बेघर नीति अभी बनाई है 2021 में। 2022 में उसका एक ड्राफ्ट बना। उसको ड्राफ्ट जब देखा गया तो अच्छा नहीं था वो ड्राफ्ट हमारे हिसाब से। तो उस सरकार के साथ मिलके एंगेज करके और उस ड्राफ्ट को बेहतर ड्राफ्ट के रूप में लाने में PUCL टीम ने मदद किया और काम किया। तो ये तो एक नीतिगत कार्य हुआ। उसके अलावा जो बेघर लोग सड़क पे हैं उनके साथ रोज़ाना उनका सर्वे होता है हर साल। जब सर्दियों में उनके जो आश्रय बनते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, उसमें सुविधाएं हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग। और इसके अलावा एक प्रॉपर टीम है जो एक संस्था है सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़, उसके साथ मिलके और उसको सहयोग करते हुए जो उनकी ये स्वास्थ्य, उनका मेडिकल हेल्प देना, उनको वो अगर बीमार है तो उनको हॉस्पिटल में ले जाना या उनको उनके लिए होम बने हुए हैं, होम में लाना कुछ दिनों तक। और गाड़ी जाती है और वहाँ पे उनको इलाज, तत्काल जो इलाज दिया जा सकता है वो वहाँ पे डॉक्टर देते हैं। तो ये है बेघर के साथ हमारा काम जो कि होता रहा लगातार इस दौरान। एक जो मुख्य काम है PUCL जयपुर का, जिससे PUCL जयपुर को लोग जानते हैं, वो है कि जो अंतर जातीय और अंतर धार्मिक जोड़े हैं जो शादियां करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, तो उनको राइट टू चॉइस है, उनको चुनाव का अधिकार है, लेकिन उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उन पे झूठे केस किए जाते हैं, उन पे तरह तरह की मुसीबतें आती हैं, उन पे कोई हमला करने आ जाता है, कुछ हो जाता है, पुलिस भी उनका साथ कई बार देती है, कई बार नहीं देती है। तो उनको आश्रय देना, उनको कानूनी सहायता देना, उनको अगर वो बालिग हैं जब वो बालिग हैं, उनकी उम्र है तो शादी करवाने में मदद करना, जो भी उनको सहायता दी जा सकती है कानून के दायरे में, वो सहायता उनको पहुंचाई जाती है। आप जानते हैं इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण काम जो हमारी टीम ने किया, पुलवामा में जो घटना हुई थी आप जानते हैं, उसके बाद एक एंटी कश्मीर लोगों के विरोध में चारों तरफ जो माहौल बना था, उसमें जो कश्मीरी छात्र और जो कश्मीर के पलायन किए हुए मजदूर यहाँ रह रहे थे, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा था। तो उनको सहायता पहुँचाना, उनको वापस भिजवाना कश्मीर, पुलिस के साथ काम करना, उनके लिए गाड़ियों का इंतजाम, रेल लोगों को टिकट करवाना, ये सब काम किया हमारे टीम ने। ये चूँकि लंबा पीरियड है, थोड़ा 4 साल है, तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। इलेक्शन वॉच, इलेक्शन के दौरान लोगों को वोट डालने के लिए मोटिवेट करना और चुनाव केंद्रों पे जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो उनके लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सरकार इलेक्शन चुनाव आयोग ने जो घोषणाएं की हैं उनके मुताबिक वहाँ चुनाव हो रहा है कि नहीं, इसकी मॉनिटरिंग करना, ये काम किया PUCL ने इस दौरान जब चुनाव हुए, लोकसभा या विधानसभा के। मानवाधिकार दिवस और मानवाधिकार सप्ताह बनाते रहे हम लोग हर साल, एक साल कोविड को छोड़ के शायद। संविधान सप्ताह के दौरान 20 स्कूलों और महाविद्यालयों में संविधान पर कार्यक्रम किया गया बच्चों के साथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम था। कार्यक्रम में लेक्चर हुए, नाटक हुए
तो ये तरह तरह के कार्यक्रम हुए। मजदूरों के मुद्दे उठाए गए। HRLN एक दिल्ली की संस्था है, उसके साथ मिलकर फैक्ट फाइंडिंग किया गया। जब इधर हरियाणा के में छटनी हुई या उनके साथ कुछ दूसरे प्रकार की समस्याएं मजदूरों को आई, तब जो घुमंतु समुदाय है यहाँ पे, उनका एक जगह से मतलब उनके साथ ये हमेशा दिक्कत रहता है, उनको यहाँ से हटा दिया जाता है, वहाँ से एविक्शन का उनको जो प्रॉब्लम है शहर में, तो वो एक जगह से जब हटाया जा रहा था तो उसके साथ PUCL टीम ने काफ़ी रेगुलरली काम किया और उनको पट्टा दिलाने में भी सहायता दी गई। एक बहुत बड़ा काम है जो PUCL जयपुर में होता है, वो है इंटर्न्स। मतलब 20 से लेकर 40-50 इंटर्न एक साल में आते हैं और यहाँ 1 महीना से लेकर 2 महीना तक रहते हैं और काम करते हैं। और ये जितने काम बताए हमने और आगे भी बताऊंगा, उन सब में वो सहायता करते हैं। वो बेघर के सर्वे में भी मदद करते हैं, वो दूसरे तरह के स्टडीज़ में भी मदद करते हैं। तो ये इंटर्न्स आते रहे और अलग अलग मोस्टली ज़्यादातर वो आते हैं लॉ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से, लेकिन कुछ दूसरे भी आते हैं। और इन्होंने जैसे मैनुअल स्ट्रेंजिंग पे अध्ययन किया, बेघर लोगों के सर्वे में मैंने बताया लोग साथ जुड़े रहते हैं। जो सामुदायिक रसोई है इंदिरा रसोई, उसके साथ उसका अध्ययन किया, खुले जेल में जाकर संवाद किया और इस प्रकार के कई सारे फैक्ट फाइंडिंग काम में भी ये लोग जुड़े रहते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स आए और अभी भी कुछ स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं इस कार्यक्रम को चलाने में, तो ये लोग ये तरह तरह के काम में हमारा साथ देते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना, अब ये एक इशू है जो हमारे बीच में लगातार बना हुआ है और समाज में एकता और भाईचारा बनी रहे। ये जो छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं वो बड़ी घटनाओं में तब्दील ना हो जाए, उसको लेकर काफ़ी बैठकें, लोगों के साथ बातचीत, वो PUCL ये कार्य करता रहा है। इसी बीच में जो ये हिंसा और नफरत का जो माहौल बना हुआ है, जो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हुई राजस्थान में, उनको लेकर फैक्ट फाइंडिंग किए गए, उनको लेकर पुलिस प्रशासन सबको रिपोर्ट दिया गया हमारे फैक्ट फाइंडिंग का और उनके साथ बातचीत की गई कि इसको कैसे रोक लगाया जाए इन पे। एक बहुत बड़ा काम जो PUCL की टीम ने किया कोविड के दौरान, वो था कोविड के दौरान जो गरीब मजदूर, बस्तियों में रहने वाले लोग, जो पलायन करके आए हुए मजदूर, इनको सहायता पहुंचाने का। ये लंबे समय तक, लगभग 2 महीने तक ये काम चला, जब हमारे वॉलंटियर्स रोजाना कोविड के खतरा के बावजूद रोजाना शहरों में जाके अपने अपने क्षेत्र में जाके उन्होंने क्षेत्र बांट रखे थे, अपने एरियाज बना रखे थे और रोजाना गाड़ियों में निकल कर और उनको राशन बांटा करते थे, उनको दूसरी मदद दिया करते थे, स्वास्थ्य से संबंधित मदद, अगर उनको इलाज, क्योंकि उन दिनों इलाज का भी एक समस्या था, जो कोविड मरीज हो या कोविड के अलावा कोई और बीमारी का मरीज हो, उसको इलाज ही नहीं मिल रहा था, उनको इलाज में सहायता। तो ये हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत से काम किया। इस पर मैं तो चाहूँगा आप इसके लिए तालियां बजाएं हमारी टीम के लिए। यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो इस टीम में काम किए हैं 2 महीने तक दिन रात जग के। फिर हम लोगों ने जैसे राइट टू फूड कैंपेन है, उसके लिए जो स्टडीज़ वगैरह होते हैं, हंगर वॉच स्टडी हुआ और दूसरे स्टडीज़ हुए, उन स्टडीज़ में PUCL ने कोऑर्डिनेशन किया उनका जयपुर राजस्थान के लिए, पूरे राजस्थान में डेटा कलेक्शन करवाया, उस डेटा को एनालाइज किया, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तो ये काम हुआ। फिर जो ये मॉब लिंचिंग वगैरह की बात मैंने बताई है, 2 और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ। देशद्रोह का कानून और UAPA, ये जो कानून है जिनको हम लोग मानते हैं कि ये कानून ठीक कानून नहीं है और ये कानून न्यायपूर्ण कानून नहीं है, संविधान सम्मत कानून नहीं है, इनका विरोध जो पूरे देश में होता रहा है, उस विरोध से भी हम लोग जुड़े हुए हैं। भीमा कोरेगांव और दूसरे जो घटनाओं के राजनीतिक बंदी हैं, उनकी रिहाई हो, उनको बेल मिले, इसके लिए भी PUCL ने जो नेशनल स्टेट लेवल पे और राष्ट्रीय स्तर पे जो कार्यक्रम है उनसे जुड़े और यहाँ पे भी हमने ज़रूर उसके लिए कुछ धरना प्रदर्शन जो भी हो सकता था किए। और दूसरा जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो 2 बड़े आंदोलन हुए इस दौरान, एक नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो आंदोलन हुआ और दूसरा किसान आंदोलन, इन दोनों आंदोलनों में जो भी सहायता बन पड़ी वो PUCL जयपुर और PUCL राजस्थान ने किया है। तो ये हमारा कुछ संक्षेप में बातचीत था कि हमने इन दिनों में क्या क्या काम हाथ में लिए और उनको कैसे किया। बहुत डिटेल में हम इन पर बातें नहीं कर सकते लेकिन ये हमारे रेगुलर काम है जो चलते रहते हैं
और हम इनसे जुड़े हुए रहते हैं। तो ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। धन्यवाद आपका। सवाई सिंह जी हमारे बीच में आ गए हैं, सर आपका स्वागत है। तो साथियों, अब समय है कि हम लोग इस मुद्दे पे आए, जिस मुद्दे पे आज चर्चा करना है, और इसके लिए हमारे बीच में बाहर से भी 3 मेहमान आए हैं और हमारे यहाँ के साथी भी उसमें जुड़ने वाले हैं। तो जो ये मुद्दा है वो ये है कि आज के समय में बस लोगों को के लिए एक ही मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया यही मुद्दा है हमारा कि उनको और कुछ मुद्दा सूझ नहीं रहा, उनको बस एक चीज़ सूझ रहा है, वो है अंध राष्ट्रवाद और वो है धार्मिक कट्टरतावाद। और ये जो है वो सब पे हावी है। तो जो दूसरे सवाल हैं, जो मजदूरों के सवाल हैं, जो रोजी रोटी के सवाल हैं, जो कोरोना में ने हमारी आर्थिक स्थिति को तोड़ के रख दिया, उसके बाद अभी तो बातचीत ये होनी चाहिए कि हम उसको कैसे दोबारा पटरी पर लाएं, जीवन को, अर्थव्यवस्था को, लोगों की आजीविका कैसे बने। लेकिन हम दूसरे मुद्दों में उलझ कर रह जाते हैं। तो मैं मुकेश को बुलाना चाहूँगा कि मुकेश 5 मिनट लें और थोड़ा इस पे इलॉबरेट करें कि हम क्या आज चर्चा करना चाहते हैं। मुकेश। न्यायपूर्ण कानून नहीं है, संविधान सम्मत कानून नहीं है, इनका विरोध जो पूरे देश में होता रहा है, उस विरोध से भी हम लोग जुड़े हुए हैं। भीमा कोरेगांव और दूसरे जो घटनाओं के राजनीतिक बंदी हैं, उनकी रिहाई हो, उनको बेल मिले, इसके लिए भी PUCL ने जो नेशनल स्टेट लेवल पे और राष्ट्रीय स्तर पे जो कार्यक्रम है उनसे जुड़े, और यहाँ पे भी हमने ज़रूर उसके लिए कुछ धरना प्रदर्शन जो भी हो सकता था किए। और दूसरा जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो 2 बड़े आंदोलन हुए इस दौरान, एक नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो आंदोलन हुआ और दूसरा किसान आंदोलन, इन दोनों आंदोलनों में जो भी सहायता बन पड़ी वो PUCL जयपुर और PUCL राजस्थान ने किया है। तो ये हमारा कुछ संक्षेप में बातचीत था कि हमने इन दिनों में क्या क्या काम हाथ में लिए और उनको कैसे किया। बहुत डिटेल में हम इन पर बातें नहीं कर सकते लेकिन ये हमारे रेगुलर काम है जो चलते रहते हैं और हम इनसे जुड़े हुए रहते हैं। तो ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। धन्यवाद आपका। सवाई सिंह जी हमारे बीच में आ गए हैं, सर आपका स्वागत है। तो साथियों, अब समय है कि हम लोग इस मुद्दे पे आए, जिस मुद्दे पे आज चर्चा करना है, और इसके लिए हमारे बीच में बाहर से भी 3 मेहमान आए हैं और हमारे यहाँ के साथी भी उसमें जुड़ने वाले हैं। तो जो ये मुद्दा है वो ये है कि आज के समय में बस लोगों को के लिए एक ही मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया यही मुद्दा है हमारा कि उनको और कुछ मुद्दा सूझ नहीं रहा, उनको बस एक चीज़ सूझ रहा है, वो है अंध राष्ट्रवाद और वो है धार्मिक कट्टरतावाद। और ये जो है वो सब पे हावी है। तो जो दूसरे सवाल हैं, जो मजदूरों के सवाल हैं, जो रोजी रोटी के सवाल हैं, जो कोरोना में ने हमारी आर्थिक स्थिति को तोड़ के रख दिया, उसके बाद अभी तो बातचीत ये होनी चाहिए कि हम उसको कैसे दोबारा पटरी पर लाएं, जीवन को, अर्थव्यवस्था को, लोगों की आजीविका कैसे बने। लेकिन हम दूसरे मुद्दों में उलझ कर रह जाते हैं। तो मैं मुकेश को बुलाना चाहूँगा कि मुकेश 5 मिनट लें और थोड़ा इस पे इलॉबरेट करें कि हम क्या आज चर्चा करना चाहते हैं। मुकेश। में जो अतिथि आए हैं, हमारे जयपुर जिले की जिला अध्यक्ष मीता जी, निसार अहमद जी, कविता जी और हरकेश जी, बाकी बहुत सारे वरिष्ठ साथी आज हमारे बीच में आए हुए हैं, उन सबका मैं स्वागत करते हुए ये जो आज का विषय है बहुत गंभीरता से शायद और जगह भी बात हो रही है, लेकिन हमने क्यों चुना इसी विषय को कि बहुसंख्यकवाद और आज का युवा क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं हमारे लिए। आप सब जानते हैं, वैसे तो आप में से बहुत सारे साथी रोज़ 2-4 भी होते हैं इन सारे मुद्दों से, लेकिन बड़ी बात ये हो गई है आज के टाइम में कि धार्मिक आधार पर जो बंटवारा हमारे देश का एक तरीके से मतलब 47 में पता नहीं, क्योंकि मैंने बहुत उसका इतिहास एक तरीके से ना तो पढ़ा ठीक से किस तरीके की स्थितियां रहीं 47 में, लेकिन आज वापस से 47 से बदतर स्थितियों में ले जाया जा रहा है। क्योंकि 47 में क्या हो रहा था, हमारे जो कोर्ट थे, हमारे जो न्यायालय थे, वो कम से कम उस तरह के निर्णय नहीं दे रहे थे। आज न्यायालयों में आप लोग देखते हैं बाबरी मस्जिद का जो निर्णय हुआ वो क्या न्याय हुआ, वो क्या एक फैसला हुआ।
मतलब कह देंगे कि नहीं, बहुसंख्यक लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, भावनाएं उसमें जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये जगह इनको दे दी जाती है, यहाँ पे ये कर दिया जाएगा, यहाँ पे मंदिर बना दिया जाएगा। तो ये जो कोर्ट जिस तरीके से बहुसंख्यकवाद से प्रभावित हो रहा है, मतलब हमारे व्यवस्था में जो 3 तरीके की व्यवस्था है जिनसे चेक एंड बैलेंस रहना चाहिए हर जगह, चाहे वो कोई संस्था हो, चाहे कोई देश की व्यवस्था हो, हर जगह चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो स्थितियां बिगड़ेंगी। वही स्थिति हमारे देश में आज हो गई है कि न्याय व्यवस्था किस तरीके से लोगों को, मतलब लोग भरोसा करें तो किस पे करें। जिन लोगों को चुनते हैं, जो एग्जीक्यूटिव में जाते हैं, उनमें से लोग मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। आप देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से जाके मंदिर मंदिर जाके पूजन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। मतलब उनका सारा जो फोकस है वो किस तरीके से धर्म पे आ गया है। एक देश के प्रधानमंत्री या किसी देश के किसी राज्य के मुख्यमंत्री, इन सब चीज़ों में संवैधानिक ये मर्यादा नहीं है, संवैधानिक मर्यादा के अनुसार इन सब में भाग नहीं ले सकते। तो हमारी जो न्याय की अवधारणा है, क्योंकि आज चुनौतियों में न्याय के ऊपर एक बड़ी चुनौती आज खड़ी हो गई है, चाहे वो छोटा मुंसिफ कोर्ट हो, मुंसिफ कोर्ट से लेकर के जो सबसे छोटा कोर्ट होता है किसी तहसील में, और उससे लगा करके सुप्रीम कोर्ट तक, कि आप न्याय किन आधारों पर, तथ्यों के आधार पर न्याय करेंगे या फिर आप लोगों की भावनाओं के ऊपर, लोगों की इच्छाओं के ऊपर न्याय करेंगे। यदि लोगों की इच्छाओं के ऊपर न्याय करेंगे तो फिर उस न्याय व्यवस्था का क्या मतलब है। इसी तरीके से दूसरी जो बड़ी चुनौती हमारे बीच में है आज लोकतंत्र है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र का मतलब अर्थ कभी ये नहीं था कि बहुसंख्यक लोग जो चाहेंगे, और ये केवल बहुसंख्यक धर्म के आधार पर नहीं, आप यहाँ भी गांव-गांव में जाके देख सकते हैं। मतलब ये बहुसंख्यकवाद जो है अभी क्योंकि उसको पढ़ रहा है, वो उनको राजनीति के तौर पर, सत्ता के तौर पर जिस तरीके का फायदा जहाँ मिलता है वैसा करने का प्रयास किया जाता है। तो हमारे देश में अभी उनको लग रहा है कि नहीं, धार्मिक आधार पर हम ये बहुसंख्यकवाद को पोलराइज करके और वोट ले लेंगे, लेते जाएंगे और ले भी रहे। ये पूरा चुनौती हमें देखने में आ रहा है। लेकिन ये बहुसंख्यकवाद गांव में, शहर में जिनकी संख्या ज़्यादा है वो कम संख्या वाले लोगों पर अत्याचार करते हैं, ये एक प्रमाणित तथ्य है। ये हमेशा से रहा है। किसी भी गांव में आप देख लीजिए, किसी जाति विशेष के 80% लोग रहते हैं और 10% किसी और जाति के रहते हैं, तो 80% लोग उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि 80% लोग खराब है, उनमें से 10% लोग ही ये चाहेंगे करते होंगे। तो इसी तरीके से धार्मिक आधार पर जब हम देखते हैं तो बहुसंख्यक जो है कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर एक अत्याचार बढ़ता है। तीसरी एक बड़ी बात जो आज के समय में है और हमको शायद जो साथी बोलेंगे हमारे बीच में, क्योंकि जिंदाबाद, ये बड़ी चुनौती हमारे सामने आ रही है कि आज का जो युवा है उसके साथ संवाद स्थापित करना। संवाद के लिए आप सारी बात करेंगे, रोजगार पे आप बात करेंगे, वो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे ही आप धर्म की बात आएगी, अल्पसंख्यकों की बात आएगी, वो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं। उनके मन में जिस तरीके से चीज़ों को भरा गया है, भरा जा रहा है, और मतलब कितने बड़े स्तर पे ये काम हो रहा है। मैं बस और ट्रेन में जब ट्रेवल करता हूँ, पड़ोस वाली सीट पे देखता हूँ कि वो मोबाइल में उनके क्या चल रहा है, तो ये किसी न किसी आरएसएस से जुड़े हुए किसी व्यक्ति का, किसी कट्टर हिंदू समर्थक लोग जो अलग अलग तरीके के झूठ फैलाते हैं, कहानियाँ बनाते हैं, और ये कहानियाँ फिक्सन, बहुत पुराना एक तरीके से कि कैसे फिक्सन बनाए जाते हैं, वो उन्होंने सच में जो चीज़ें हमारे समाज में स्थित हैं उनमें हो रही है। तो उनके साथ कैसे, आज बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार नहीं है, लाखों लोग, करोड़ों लोग इतनी सारी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, और उनको मतलब एक तो फोन दे दिया। आज मीडिया, सोशल मीडिया, दोनों चीज़ों ने बहुत एक तरीके से युवाओं की और समाज की स्थिति, तो जो सोशल मीडिया है उस पर अलग अलग तरीके की चीज़ें आती जा रही हैं। उनको ये नज़र नहीं आ रहा है कि आपका जो रोजगार खतरे में है, आपकी अर्थव्यवस्था खतरे में है, विकास का उनको कोई लेना देना नहीं है, उनका धर्म सबसे पहले खतरे में आ जाता है। तो उस चीज़ को हम कैसे डायलॉग में ले जाएं, उनके साथ संवाद कैसे स्थापित करें, क्योंकि संवाद के अलावा मुझे कोई और रास्ता नज़र नहीं आता है। तो वो संवाद के क्या क्या तरीके हो, सोशल मीडिया का दुरुपयोग लोग कर रहे हैं तो हम उसका उपयोग कैसे करें, उसको किस तरीके से हम ले जाएं। दूसरा, मीडिया का तो लगभग मुझे लगता है कि 99% जो हिस्सा है
वो एक तरीके से उस रंग में रंग गया है, उनको लेना देना नहीं है। उनको ये भी नहीं लग रहा है कि जब समाज में इतना बिखराव आएगा, गृह युद्ध के हालात होंगे, तो उनका परिवार भी वो उससे बाहर तो नहीं रहेगा। उनके परिवार के ऊपर भी तो हमले होंगे, चीजें होंगी, खराब होंगी, उनका भी नंबर एक दिन आएगा। तो वो ये सब सोच नहीं रहे हैं, वो अपने मालिक, अपने आका जो भी है उनमें ये सब करते चले जा रहे हैं। तो कैसे मीडिया के भी ऑल्टरनेट, क्योंकि जो मीडिया है वो तो खरीदा हुआ है, बिका हुआ है, वो पैसे के लिए कर रहे हैं, उनकी आत्मा मर चुकी है यदि है उनके अंदर तो कैसे एक ऑल्टरनेट मीडिया खड़ा हो जो लोगों को, और ऐसा नहीं है, प्रिंट मीडिया भी अभी लोग पढ़ते हैं, लोग अखबारों पे अभी भी भरोसा करते हैं, तो कैसे प्रिंट का, इलेक्ट्रॉनिक का ऑल्टरनेट मीडिया हम खड़ा करें और लोगों के बीच में उन चीज़ों को ले जाएं। तो इन 3-4 चीज़ों पे हमारे बीच में 4-5 साथी हैं जो अलग अलग जगह से आए हैं, अपनी बात रखेंगे। और मतलब हर तरह समाज में भी जो सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे वंचित दलित युवा है, वो भी आकर के झंडा लेके आगे खड़ा हुआ है, उसके क्या कारण है। आदिवासियों का संघ के बहुत सारे संगठन चलते हैं, चाहे वो वनवासी कल्याण परिषद हो, दूसरी और चीज़ें हो, क्योंकि मैं दक्षिण राजस्थान में जो आदिवासियों का तबका है उनके बीच भी जाता हूँ, तो उनके लोग मिलते रहते हैं। तो उनका जो काम है वो अलग अलग तरीके से जारी है, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र की जो उनकी परिकल्पना है, उससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाले लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, वो भी झंडा उठा रहे हैं, वो भी झंडा उठा के आगे चल रहे हैं। तो उनके साथ कैसे संवाद हो, उनको ये समझ कैसे उनके अंदर विकसित हो, ये सारी चीज़ों पे हम हमारे साथी ये बात रखेंगे, और आगे की क्या रणनीति हो, हम क्या पीयूसीएल जयपुर के तौर पे कर पाए, उस पर भी मुझे लगता है कि थोड़ा हम आगे बातचीत करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी अच्छे ढंग से अभी जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो रखा। तो मैं अब बुलाना चाहूँगा हमारे जो मेहमान हैं, मीता जी प्लीज। Meeta should have been sitting there. Yeah, Meeta ji Protocol हमारे says that she should be sitting on the stage. राजवीर और आप भी आए, पहले राजवीर, फिर नवदीप, आप लोग। फैसल भाई, हमारे बीच में फैसल भाई भी हैं। फैसल साहब आप प्लीज हैं। जी जाओ बैठिए। अच्छा ठीक है, फैसल भाई की गुजारिश है उनको सबसे बाद में मिलेगा। जी, तो हम लोग थोड़ा स्वागत, हाँ हरकेश जी, सॉरी हरकेश जी, हमारे जो साथी हैं उनका नाम भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ। सुमन जी, आप आ गई, कार्यक्रम शुरू होने से पहले हम लोगों को बहुत खुशी है, पधारिए। हम लोग शुरू करेंगे पहले हमारे बाहर के आए मेहमानों से। तो फैसल भाई को निशात आपा फैसल भाई को फैसिलिटेट करेंगे, थोड़ा यहाँ पे उनके हम लोग ऑनर करना चाहते हैं इनके काम को जो इतने दिनों से करते रहे हैं। तो निशात आपा हमारी शहर में और पूरे स्टेट में जानी मानी नाम है, महिला अधिकारों के लिए काम करती हैं। सवाई सिंह जी मीता जी को फैसिलिटेट कर रहा हूँ, शुक्रिया, धन्यवाद सवाई सिंह जी। जहाँ हमारा नवदीप को करेंगे फैसिलिटेट, बहुत बहुत शुक्रिया। बॉबी राजवीर को अपने भैया हेमंत कहाँ है? हेमंत आइए। हेमंत हरकेश जी को नहीं साथ वालों का भी होना चाहिए। सुमन जी लास्ट में होते ही ना, अंत भला तो सब भला। और अखिल सुमन जी को फैसिलिटेट करेंगे।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे मेहमानों का स्वागत किया और हमारे अपने लोगों का भी स्वागत किया। हाँ, दोनों तरफ अगर बैठेंगे तो थोड़ा बराबरी रहेगी दोनों तरफ में। तो हम लोग ये बातचीत शुरू करेंगे जैसा कि मुकेश ने कहा, और उसके पहले से जो इसका जो शीर्षक है परिचर्चा का, बहुसंख्यकवाद और देश का युवा, युवाओं के बारे में ही बात होनी है। और बहुसंख्यकवाद जो अभी जिस पे चर्चा है, ये आंधी पूरे दुनिया में चल रही है और अभी अपने देश में भी चल रही है, उसको लेकर क्या चुनौतियां हैं इस लोकतंत्र के लिए, न्याय के लिए, और संवाद कैसे स्थापित किया जाए युवाओं के साथ, इस पर बातचीत करनी है हमें। हमारे बीच में हैं, मैं थोड़ा अपने जो हमारे इस परिचर्चा के जो सहभागी हैं, मैं उनका दो छोटा छोटा परिचय देना चाहता हूँ। तो हमारे बीच में हैं नवदीप कौर। नवदीप हरियाणा में कुंडली नाम की जगह में मजदूर अधिकार संगठन नाम के मजदूर संगठन से जुड़ी हुई है। नवदीप आगे बढ़ो, नवदीप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी, तो नवदीप एक पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आई थी, लेकिन जब उनको आर्थिक कारणों से मजदूर एक फैक्ट्री में जाकर काम करना पड़ा, और वहाँ उन्होंने देखा कि क्या स्थिति है मजदूरों की, और वहाँ जो मजदूर संगठन था ये उसके साथ जुड़ी और उन्होंने उसके साथ काम करना शुरू किया। हमारे बीच में है राजवीर कौर। राजवीर दिल्ली विश्वविद्यालय में पंजाबी साहित्य और भाषा और साहित्य की छात्रा हैं, वो वहाँ से PhD कर रही हैं, और 5 सालों तक उन्होंने वहाँ पे छात्र राजनीति की है भगत सिंह छात्र एकता मंच के साथ। इसके अलावा अभी राजवीर फोरम अगेंस्ट कॉर्पोरेटाइजेशन एंड मिलिटराइजेशन नाम के एक संगठन के साथ काम कर रही है मिलकर, और इनका उद्देश्य जो है कि देश में जो विस्थापन है, जो प्राकृतिक संसाधनों का जिस प्रकार से दोहन हो रहा है, जिस प्रकार से उन पे कॉर्पोरेट कुंडली मार के बैठना चाहता है, और जिस प्रकार से इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए मिलिटराइजेशन हो रहा है पूरे देश में, इन सब चीज़ों को साथ मिला के देखती हैं, अलग करके नहीं देखती हैं, और इन पे उनका संगठन काम करता है। हमारे बीच में है राजवीर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। लोग की आवाज ही चली गई जोर से बोलिए। अम्बेडकर हॉल में, राजवीर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजवीर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे बीच में है फैसल खान साहब। फैसल साहब एक खुदाई खिदमतगार नाम का एक तंजीम चलाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। इसकी शुरुआत हमारे सीमांत गांधी जी ने की थी, आप लोग जानते हैं, और आज़ादी की लड़ाई के दौरान, और उस संगठन को इन्होंने दोबारा शुरू किया है, जिंदा किया है, और इनकी कोशिश है कि जो युवा है आज का, तो ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल उनके काम से डायरेक्ट जुड़ता है। जो आज का युवा है वो कैसे किसी भी तरह की कट्टरता से दूर हो, चाहे वो मुस्लिम युवा हो, चाहे वो हिंदू युवा हो, चाहे वो दलित युवा हो, चाहे वो आदिवासी युवा हो, और युवतियाँ, और वो किसी भी प्रकार की कट्टरता से दूर रहें, और वो आपस में मिलजुल के कैसे रहें, जो हमारा संविधान चाहता है कि हम देश के लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहें, एक दूसरे से सहयोग करें, वो भावना कैसे बने। तो फैसल साहब का ये बहुत बड़ा एक समाज को योगदान है। मैं चाहता हूँ फैसल साहब का तालियों से एक बार स्वागत किया जाए। फैसल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फैसल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फैसल ये 3 हमारे बाहर से आए मेहमानों के अलावा हमारे बीच में हैं हरकेश जी। हरकेश जी निर्माण मजदूरों के साथ, जो अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनके साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं राजस्थान में, विशेषकर जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में। उसके अलावा जो बस्तियां हैं, जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं, जो कच्ची बस्तियां हैं, उन बस्तियों में लोगों के जो अधिकार हैं, लोगों के जो रहने का अधिकार है, आवास का अधिकार है, पानी का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, सफाई का अधिकार है, उनके लिए काम करते हैं हरकेश जी। और हरकेश जी का बहुत लंबा अनुभव रहा है। साथ में अभी हरकेश जी ने संविधान के विशेष रूप से लोगों के बीच संविधान को पॉपुलराइज करने, संविधान की समझ बढ़ाने के लिए विशेष रूप से काम करना शुरू किया है। ये पिछले 3-4 सालों का एक थोड़ा नया प्रयोग कर रहे हैं हरकेश जी, और हम जानेंगे कि उनके काम कैसे चल रहा है और उसमें क्या हम सीख सकते हैं। हरकेश आगे बढ़ो।
shall be. वेरी वेरी। और हमारे बीच में सुमन जी। सुमन जी एक दलित महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं और एक महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं, और सिर्फ दलित महिलाओं की नहीं, सभी महिलाओं की चिंता करती हैं, है ना सुमन जी? और सुमन जी का बहुत लंबा अनुभव है इस कार्य का, कानूनी सहायता पहुंचाना महिलाओं को, उनके खिलाफ कोई एट्रोसिटीज़ होती है उस पर काम करना, और उनके बाकी अधिकारों के लिए, चाहे वो भोजन का अधिकार हो, चाहे वो रहायश का अधिकार हो, चाहे पानी का अधिकार हो, वो पूरे राज्य के दलित महिलाओं के साथ जुड़ के काम करती हैं। तो ये साधारण परिचय था। ओके, सुमन के लिए नारा दो। सुमन के लिए नारा। गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, we shall fight, We shall win. गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, We shall fight, we shall win. गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, We shall fight, we shall win. सुमन तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सुमन तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। अरे साथ कब नहीं थे ये बताओ। दोबारा फिर रहेंगे, अच्छा, हम हमेशा सब रहेंगे। एक हैं, हम सब एक है, हम सब एक है। साथियों, तो हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा का फॉर्मेट ऐसा है कि हम लोग शुरू में बारी बारी से एक एक वक्ता को यहाँ बुलाएंगे, और वो लोग 5 से 7 मिनट में अपना पहली बातचीत रखेंगे, शुरुआती बातचीत। उसके बाद हम लोग मैं फिर एक बार और कुछ 1-2 सवाल के साथ उनको जहमत दूंगा कि वो आएँ और अपनी बात रखें, और फिर आप लोग भी अपनी बात पूछ सकते हैं और रख सकते हैं। हम लोग चाहते हैं, क्योंकि ये संवाद है, हम लोग चाहते हैं खुला संवाद हो, लेकिन शुरू में हमारे मेहमान आए हैं हमारे बीच में इतनी दूर से, तो हम उनसे थोड़ा 5 से 7 मिनट सुनते हैं, और उसके बाद एक खुली बातचीत होगी, एक संवाद होगा। तो चूँकि ये युवाओं की बात है, और युवाओं में भी जो हमारे पढ़े लिखे छात्र हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में हैं, उनका जो एक आज वो बिल्कुल ही नए लगते हैं। जैसे हम जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं तो हमें लगता है ये नई जगह है कोई तो उनकी बातचीत नहीं है, उनका तरीका नया है, लेकिन उनमें बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं, और बहुत सारे उनका वो हमें भटके हुए दिख सकते हैं, लेकिन क्या वहाँ पे काम करने के जो अनुभव हैं उनसे क्या सकते हैं। आज सुबह मेरी बेटी ने मुझे कहा कि उसने एक वीडियो में सुना कि वो वीडियो देखती है एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो हम कामयाब ना हो ये अलग बात है, लेकिन कोशिश भी ना करेंगे तो गलत बात है तो मुझे लगा अच्छा आज के युवा ऐसी बातें करते हैं तो वो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वीडियो देखती है, तो बोलती है वो जो मैं जिस दीदी की मैं वीडियो देखती हूँ, वो दीदी अपना वीडियो हर बार इसी बात पे एंड करती है। तो ये सब नई चीज़ें हैं जो हमें युवाओं के बारे में सीखना है और युवाओं से सीखना है। मैं बुलाना चाहता हूँ राजवीर को शुरू में कि आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में 5 साल छात्रों के साथ काम किया, और अभी भी आप वहीं पे हैं, और आप अभी एक बड़े कॉज के लिए, छात्रों का जो कॉज था उससे भी बड़े कॉज के लिए काम कर रही हैं। तो आपका अनुभव क्या है, आप कैसे छात्रों के साथ एंगेज करती हैं और हम उससे क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले शुक्रिया PUCL जयपुर का, जिन्होंने हमें यहाँ पे इस मौके पे यहाँ पे इनवाइट किया, और आज का जो मुद्दा है उसके ऊपर बोलने का एक मौका दिया है। मैं यहाँ पे आके पहले तो मुझे लगा कि ये पोस्टर्स जो है मतलब जिनका हॉल है उनके हैं, तो लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये PUCL के जो वॉलंटियर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने आके ये पोस्टर्स लगाए हैं। तो ये पोस्टर्स भी इंटरेस्टिंग है बात शुरू करने के लिए अपने आप में। तो मैं मतलब मेरे से उम्मीद किया गया जब कविता श्रीवास्तव जी ने मुझे फ़ोन किया कि मैं यूथ पे फोकस करके बात रखूँ कि आज के टाइम में जब मैं इसको बोलना चाहूँगी ब्राह्मणवादी हिंदुत्व फासिज्म का जो दौर है, इसके टाइम में जो यूथ इस स्थिति को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, और क्या मतलब हम जो इसका शिकार नहीं है कि हम लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो इसको एक्टिविस्ट जो छात्र हैं या नौजवान हैं वो इस स्थिति को कैसे देखते हैं कि इसका क्या सल्यूशन हो,
और क्यों जो युवा है आज के टाइम में जब इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हालांकि 1980 में आर्थिक मंदी जब आई उससे भी भयानक जो स्थिति आज पूरे संसार के लेवल पे हम लोगों के सामने है। ये अलग बात है कि हम लोगों को ये बताया नहीं जा रहा, ये एजुकेशन के अंदर हम लोग चाहे हायर एजुकेशन में पहुंचे या पीएचडी करें, वो तय है कि हम लोगों को क्या पढ़ाएंगे, किस चीज़ में रिसर्च करवाएंगे। लेकिन ये एक रियलिटी है, सच्चाई है जो हमारे सामने है कि पूरा वर्ल्ड एक आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, जो साम्राज्यवाद जो आर्थिक तंगी के कारण और ज़्यादा आक्रामक रूप ले रहा है। संसार के अलग अलग देशों के अंदर देख रहे हैं वॉर की स्थिति बन रही है, अलग अलग देशों में यूक्रेन वाला जो स्थिति है, अलग अलग जगह पे और भी बहुत टेंशन वाला जो स्थिति है। तो मैं यहाँ से शुरू करना चाह रही थी क्योंकि जो हम इवन के हम लोग जब मुद्दों को देख रहे हैं तो बहुत आइसोलेशन में देख रहे हैं कि हम लोगों को महसूस हो रहा है कि जो दलित क्वेश्चन है, जब किसी का जो कोई दलित एट्रोसिटीज होता है, अभी मतलब बातचीत के दौरान कि जो डिलीवरी करने जाता है, फूड डिलीवर करने जाता है, उसके मुंह पे थूका जाता है क्योंकि वो एक खास कास्ट से है जिसको मतलब जिससे हाथ से लेने से वो अछूत जो है, अछूत जिनको बोला जाता है, वो भी उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वो अपवित्र हो जाएंगे। तो उस जब ऐसे केसेस आते हैं तो दलित एक मतलब आंदोलन की ज़रूरत महसूस होती है। जब हम पिछले टाइम पे सिलगिर विजिट किए जहाँ पे जंगल को, ज़मीन को आदिवासियों से, मूलवासियों से छीना जा रहा है क्योंकि उसको बेचना है कॉर्पोरेट्स को, जो कि सीधा सीधा आर्थिक तंगी से, साम्राज्यवाद के जो एक हमारे सामने संकट है उससे जुड़ा हुआ है। मतलब मेरा मकसद यहाँ से शुरू करने का इसीलिए था कि ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे देश के अंदर, संसार के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर, जो सारी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। तो ये मतलब जो आज का निज़ाम है वो हम लोगों को चाहता है कि हम लोग इसको समझ ना पाए। तो उसमें अभी मैं जब रास्ते में आ रही थी तो सबसे पहले मैं एक कवर जो स्टोरी है वो पढ़ रही थी, तो उसमें जिसके ऊपर हमारी बात भी हुई रास्ते में कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको नाम दिया गया 2020, उसको लागू किया गया, उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। मतलब एक ही पहला चेंजेस के अंदर 1334 चेंजेस किया गया, लेकिन हम लोगों को कहीं नहीं पता चलेगा कि क्या चेंजेस किया गया। वो कुछ रिपोर्टर्स का रिसर्च से वो ये बाहर आ रहे हैं कि सिलेबस से ये हटाना चाह रहे हैं कि कास्ट जो पहले जो हिस्ट्री के अंदर से, पॉलिटिकल साइंस के अंदर से, सोशियोलॉजी, 3 सब्जेक्ट हैं जिनको बहुत ज़्यादा चेंज किया गया। उनका लॉजिक ये है कि हम लोग जो बर्डन है कोविड के दौरान बहुत सिलेबस हो गया, कवर नहीं कर पाए, और स्टूडेंट्स के सर से जो हम बर्डन हटाना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा हो गया और उससे टेंशन बढ़ रही है। हालांकि टेंशन के कारण हम लोग बाकी जो लोग भी शेयर करेंगे, तो उसमें चेंजेस किया गया कि जो कास्ट सिस्टम है उसके अंदर जो अछूतों के साथ कैसा व्यवहार किया गया, उनको एक खास जाति के अंदर जन्म लेने के कारण उनका एक खास काम रखा गया और उनको सामाजिक जो 4 वर्ण जिसको बोलते हैं उससे भी बाहर किया गया, उसको बाहर निकाल दिया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सामने क्या चुनौतियां हैं, गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी के सामने चुनौतियां क्या हैं, या डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर जो बहुत सारे चैप्टर्स निकाल दिए गए। इसके अलावा नेशनलिज्म के ऊपर, सांप्रदायिकता के ऊपर चैप्टर्स निकाले गए कि कैसे, खास तौर पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि उसमें ज़्यादा बड़ा पॉइंट क्या हम लोग को देखना चाहिए। 2002 में जो गुजरात के दंगे हुए उसके क्या परिणाम रहे और उससे हम लोगों को क्या सीखना चाहिए कि जो हमेशा देश के अंदर जब सांप्रदायिकता वाला माहौल बनता है तो कैसे नुकसान होता है देश का, जनता का, ह्यूमन राइट्स का, पूरी जो लोग हैं उनका, जनता का, आम जनता
का कैसे नुकसान होता है उसको हटा दिया गया। और उसके अंदर सीधा सीधा ये था कि गवर्नमेंट उसके अंदर शामिल थी। जो गुजरात फाइल्स आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें तो और एविडेंसेस हैं, तो उसको हटा दिया गया क्योंकि जो उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे वो आज प्रधानमंत्री हैं। तो कैसे जो एजुकेशन के अंदर वो आएगा, क्योंकि वो हम लोगों को जो एक आर्टिकल वो मैं पढ़ रही थी कि अंधभक्त बोला जा रहा है यहाँ पे, जबकि हम लोग तो ये बोल रहे हैं कि JNU के अंदर, DU के अंदर जो छात्र हैं वो खामखा बिना मतलब हर चीज में सरकार का दोष निकाल रहे हैं, है ना। लेकिन वहाँ पे वो एक ऐसी देश के अंदर बहुत कम ऐसा इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर हम बात करें, जहाँ पे बहुत क्रिटिकली एनालिसिस किया जाता है सोसाइटी का, नीतियों का, इसके पीछे रीजंस क्या हैं। तो उनको कर्व करने के लिए ये मतलब वो तो है ही, पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट करने के लिए वो एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर चेंजेस कर रहे हैं उसको। और उसके अंदर तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गौमूत्र के ऊपर रिसर्च होगी, है ना, गाय कैसे और चीज़ों में बेनिफिशियल है। लेकिन जो जनता के लिए, जो आम मजदूर किसान या बाकी जनता के लिए जो रिसर्चेज हैं, जो स्टडी होनी चाहिए, उसको एकदम दरकिनार कर दिया जाएगा। तो ऐसे मतलब ये चेंजेस तो एक है ही है, ऊपर से यूनिवर्सिटी स्पेसेस के अंदर जो अटैक लगातार हो रहा है, इसके अंदर जो मीडिया को जो भूमिका में कुछ बोल के भी गए थे कि वो मीडिया सारा ही बिका हुआ है, तो उसमें जो उसके फंड जो करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ वो बोल नहीं सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी स्पेसेस को टारगेट करते हुए वो उसको एंटी नेशनल बोलना शुरू किया। 2016 का जो इंसिडेंट है वो हमारे सामने है, जिस तरह से जो कन्हैया कुमार, उमर खालिद और उसके अंदर SAR गिलानी भी थे जिनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद से ये और ज़्यादा तेज हुआ। लेकिन जिस पे मैं फोकस करना चाहती हूँ वो डायरेक्ट जो अटैक है, जो UAPA केसेस के अंदर आज हम मतलब जो यहाँ पे नोट भी किया गया है कि किस तरह से मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों, प्रोफेसर्स जो बोलते हैं और सोचने पे मजबूर करते हैं उनके सवाल, और कुछ मांग करते हैं वो सरकार से कि ये जो आपका नेचर है, बिहेवियर है, वो गलत है, उनको जेलों के अंदर जो है डाल दिया जाता है। तो उसमें मतलब मैं ये पोस्टर जो मैं पढ़ रही थी उसमें बस एक मतलब मेरे दिमाग में उस टाइम से चल रहा था कि मुसलमानों के लिए वो आए, तब मैं चुप रहा क्योंकि मैं तो मुसलमान नहीं था, क्योंकि बुर्खा जब बैन हो तो मैं तो बुर्खा नहीं पहनती हूँ, तो हम क्यों उसके लिए बोलेंगे, है ना। जब नमाज पढ़ने के लिए बंद किया जा, बैन किया जा रहा है, तो उसमें तो जो नमाज पढ़ते हैं उनका मसला है। उसके बाद वो आदिवासियों के लिए आए तो डिस्प्लेसमेंट, मुझे लगता है किसान आंदोलन के बाद सबसे ज़्यादा बड़ा आंदोलन जिनका चल रहा है वो आदिवासियों का है। 12 जगह पे सिर्फ छत्तीसगढ़ के अंदर एंटी कैंप मूवमेंट चल रहे हैं, और कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ, जल जंगल जमीन को उजाड़ने को लेकर बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन हम लोग क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम तो आदिवासी नहीं है। उसके बाद जो दलितों मतलब लगातार एट्रोसिटीज बढ़ रही है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर चेंज हो रहा है वो भी युवाओं के ऊपर, जो कैसे उनका मानसिकता होगा, जो आज के टॉपिक से सीधा जुड़ा हुआ है कि युवाओं का ट्रेनिंग हो रहा है उसके जरिए से, या फिर सीधा एट्रोसिटीज जो बढ़ रही हैं वो कि लेकिन हम क्यों बोलेंगे कास्ट ही तो है, मतलब वो तो खत्म हो जाना चाहिए। अभी तो सारे समान है ना, तो अगर वो कोई दलित के बारे में ज़्यादा बात करेगा तो वो समाज के अंदर उसको बांटना चाह रहा है। तो सरकार ये सही कर रही है कि मतलब नहीं होना चाहिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो रिजर्वेशन क्यों होना है सारा चीज़। लेकिन हम क्यों बोलेंगे, हम ना तो इसका बेनिफिट है ना मतलब क्या इसका क्या मतलब, उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है मुझे बोलेंगे। उसके बाद विश्वविद्यालय के ऊपर अटैक है ना, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सारा वो हम हमारी लाइफ से सीधा जुड़ा हुआ है, लेकिन हम चुप रहे। ठीक है, हमारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं किसी तरह से। उसके बाद पत्रकारों पे UAPA बैन जो उनको लगातार बंद किया जा रहा है, फेसबुक जो ऑनलाइन चैनल्स हैं उनको बंद किया जा रहा है। फिर मानवाधिकार जो कार्यकर्ता है उनको जेल में डाल दिया गया, भीमा गोरेगांव, CNRC है ना, वो हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। तो ये इसमें मुझे बस एक कमी एक दिखी इस पोस्टर में, जो मैं सोच रही थी कि हम लोगों की जो
हम लोगों के जो सोच में एक थोड़ा शायद एक अलग पोस्टर भी बन सकता है, लेकिन मजदूर, किसान, विद्यार्थी गायब है। जब हम लोग आज के टाइम में जब ये बात करें, छात्र हैं, नौजवान, मजदूर किसान बिल्कुल गायब है। हाँ, मजदूर किसान जो बिल्कुल बुनियादी, जो बेसिक मासेस जिसको बोलते हैं, जिसके कंधे पे ये देश चल रहा है, अर्थव्यवस्था चल रही है। अगर हम लोग अपनी सीधा जिंदगी से जोड़ के देखें तो किसान जो है अन्न उगा रहा है, फसल उगा रहा है, मजदूर है, ये बिल्डिंग शायद हम लोगों में से किसी ने बनाई नहीं होगी, मजदूरों ने आके बनाई होगी। तो मजदूर किसान गायब है। तो उसमें जब फासिस्ट अटैक होता है तो हम लोग सोशली या कल्चरली उसको सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन ये एक सवाल है कि ये इकोनॉमिक अटैक भी है। इसके पीछे इकोनॉमिक रीजन है। तो इकोनॉमिक जो टॉपिक है, जो एस्पेक्ट है, उसको हम इग्नोर करके नहीं दे सकते। नहीं तो हम लोग जितना बड़ा लेवल पे जो ये अटैक है उसको अगर हम रीजन नहीं समझेंगे तो शायद हम लोग इसका सोल्यूशन जो है वो फिर नहीं निकाल पाएंगे। फिर हम लोग शायद इस तरह से जो मुझे एक दिक्कत के तौर पर लगता है, और भी शायद समझने का तरीका हो सकता है कि दलित के लिए प्रोटेस्ट करेगा, जो मुस्लिम्स हैं मुस्लिम्स के लिए मार्च करेंगे। तो और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो कुछ हम माइनॉरिटी हैं, मुझे लगता है, जो ऐसा सोचने वाले हैं, जिनको जेलों में बंद किया जा रहा है, तो वो लोग सॉरी मैं बीच में मेरा स्किप हो जाता है, मैं कहाँ पे थी। तो जो सिर्फ एक कल्चरल रूप में, हाँ, कल्चरल रूप में एक आधारभूत अर्थव्यवस्था पर भी, जैसे मजदूर किसान उसका आधार है। हाँ, तो इसमें मतलब हम जब ये मुस्लिम्स पे ज़्यादा अटैक होने लग जाएगा, माइनॉरिटीज़ पे ज़्यादा अटैक्स होने लग जाएगा, तो हम लोग पीस मार्च करेंगे कि हम लोगों का जो बंधुत्व है, आपस का भाईचारा है, वो किस तरह से हिस्ट्री में बना आया और अभी भी इसको बढ़ना चाहिए। जो ये बांटने वाली फोर्सेस हैं वो गलत है। हम लोग ये सोच के हम मार्च करते हैं जो एप्रिशिएट करने लायक है, क्योंकि जब ये पूरा नफरत का माहौल चल रहा होता है तो जो एक घर दूसरे घर के बिल्कुल पास है, और जब हम लोग जहांगीरपुरी में जब घर तोड़े गए तो हम लोग गए वहाँ पे, फैक्ट फाइंडिंग नाम दिया जा सकता है, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए और हम किस तरह से उसको देखें उसके लिए भी हम गए, छात्र जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं या बाकी जो कार्यकर्ता है वहाँ पे, तो उसकी एक अहमियत है। लेकिन जो उनका एक मकसद है कि आप में बंटवारा करके, ये जो आरएसएस बीजेपी को बहुत, जो रूलिंग क्लास है वो बहुत प्री प्लान तरीके से आगे लेके आई है कि ये वाले मुद्दे जो हैं, और वैसे मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि उनका अटैक है, मुस्लिम्स हैं, और इतना रिग्रेसिव फोर्सेस को मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, क्योंकि उनके हिंदू राष्ट्र के एजेंडे में मुस्लिम्स, दलित है ना, ये महिलाओं को तो सिर्फ घर का काम करना है, सिर्फ रसोई के अंदर उनको रहना है, तो उनका काम नहीं है कि वो स्टेज पे आके बहस करे जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग तो उसमें अलग थिंकिंग है, तो उसमें हम लोग वो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। जो मुझे जब हम लोग बात कर रहे थे कि रोटी, कपड़ा, मकान, जो इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रहा है उससे ध्यान हटाने के लिए अभी जो मतलब आप पिछले सालों में देख रहे होंगे कि भारत एक ऐसा देश है पूरी दुनिया के अंदर जिसमें सबसे ज़्यादा, सारे देशों से ज़्यादा युवा जनसंख्या है। मतलब क्योंकि आज का टॉपिक ये है कि युवा कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, इसको स्पेसिफिक जो हमारा एरिया जिस पे हम बात करें और इस पे अपना रणनीति इस पे तय करें कि हम कैसे इसको टैकल करेंगे। तो जब जिस देश के अंदर सबसे ज़्यादा युवा हैं तो उसमें युवा बहुत टारगेट है, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हो, चाहे एक्सक्लूजन जो वो भी एजुकेशन पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ है, दलित जो है, रिजर्वेशन जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो रिजर्वेशन ही नहीं है, वो उल्टा रिजर्वेशन है। मैं मतलब बहुत दूर ना जाते हुए अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो मेरिट वाइज तो हम मतलब एक जनरल जो लिस्ट का मतलब ये नहीं होता है
जनरल जो कास्ट है वो सिर्फ आएंगी, लेकिन रोस्टर सिस्टम एक इंट्रोड्यूस किया गया पिछले कुछ सालों के अंदर ही, जिसमें एक स्पेसिफिक परसेंटेज फिक्स की गई कि इतना जो वो पहले से भी है संविधान में जो हम लोग को जो रिजर्वेशन के उसमें मेंशन है, तो उसमें यह है कि 25% मतलब उसमें भी डिवीजन है, 12 और 13% रिजर्वेशन होगा। लेकिन कैसे इसको उल्टा कर दिया, तो इसको कैसे उल्टा कर दिया कि सिर्फ इतने ही स्टूडेंट, दलित स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, चाहे उनका कोई भी मेरिट चाहे 90% है, तो तब भी जो है वो उस कैटेगरी में ही एडमिशन ले सकते हैं। तो उसमें क्या किया, रिस्ट्रिक्ट किया, दलित का एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया, जैसे सदियों से करते हुए आ रहे हैं। तो शायद मेरे पास अभी टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर इसमें मेंशन करना चाहती हूँ कि हम लोग डायरेक्शन किससे लें, सावरकर से, गोलवारकर से या भगत सिंह से। भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक उल्ला खां का नाम लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसको माइनस कर दिया जाता है, तो उनसे हम लोग को डायरेक्शन लेने की ज़रूरत है। तो उन्होंने उस टाइम पे बोला था, आज़ादी के टाइम, आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी उस टाइम पे, कि हमारे जो युवाओं को, छात्रों को अकल से अंधा करने की कोशिशें हो रही हैं और ये लगातार चल रहा है कि वो कुछ सोचे ना। तो उसमें विद्यार्थियों के नाम एक पत्र में भगत सिंह ने लिखा है, वो पढ़ भी सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि छात्रों को राजनीति में क्यों आना चाहिए, उसमें वो मेंशन करते हैं क्यों, मतलब ये है कि क्योंकि सवाल ना उठाएं। अगर आप जो यहाँ की जो अभी जो रिसेंट जो निज़ाम है, सरकार में है, जो रूलिंग क्लास है, उसकी प्रेज करेंगे तो आपको मेडल्स दिए जाएंगे, इनाम दिए जाएंगे, आपको बहुत बड़े बड़े पदों पे नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि उनकी मानसिकता से ही आप जॉब करेंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे या जो भी नियुक्ति होगा। लेकिन अगर आलोचना करेंगे तो वो पॉलिटिक्स है। और छात्रों को, युवाओं को हमेशा सिखाया गया राजनीति करना गंदी बात है, बुरी चीज़ है। तो अगर बुरी चीज़ है जो राजनीति में है, वो फिर बुरे होने चाहिए। लेकिन हम छात्र, युवा जो है, अगर राजनीति में जाने की बात करते हैं, राजनीति में जाना सिर्फ इलेक्शन में जाना नहीं है, मैं मेंशन करना चाहती हूँ, विरोध करना, चीज़ों पे सोचना, समझना, सवाल उठाना, बदलाव की मांग करना, लोगों के साथ खड़े होना, ये भी राजनीति है। घरों के अंदर जब मतलब महिला पुरुष के अंदर काम का बंटवारा भी जो है, वो भी एक राजनीतिक सवाल है। हर चीज़ हमारी राजनीति से डिसाइड है, किसके पास पावर रहेगी, किसके पास नहीं रहेगी, कौन क्या काम करेगा, कास्ट सिस्टम जो है, किसके पास जो मतलब सारा चीज़ राजनीति से डिसाइड होगी। तो हम राजनीति में क्यों नहीं आना चाहिए, ये भगत सिंह ने बोला था, मैं नहीं बोल रही हूँ, है ना। तो आज भी यही सब चीज़ एक मतलब मॉरली ऐसा देखा जाता है, स्टूडेंट सिर्फ पढ़ेंगे, सवाल नहीं उठाएंगे। तो अगर सवाल उठाएंगे तो JNU जैसे अटैक करेंगे, अभी भी यही लगातार चल रहा है। मेरे ऊपर सिर्फ कोविड के अंदर बहुत सारे केसेस हैं, मुझे गिनती भी नहीं है। कुछ दिन बाद नोटिस आया रहेगा कि आपको इस रूम नंबर पे इस वकील के सामने पेश होना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं बोल रही, मैं मतलब मेरे पे बहुत ज़्यादा केसेस हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस हैं, बहुत बड़ी संख्या है। मैं रास्ते में आ रही थी तो मुझे पता चल रहा है कि डिटेन हुए हैं, मुझे लगा ठीक है 2 घंटे में, 3 घंटे में छोड़ देंगे, लेकिन मैं फिर से ये भूल गई कि ये बहुत नॉर्मलाइज हो गया है। तो हम लोगों का जो एरिया है कि मिलिटराइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन कैसे हैंड इन हैंड मतलब चल रहा है, तो उसमें यूनिवर्सिटी स्पेसेस भी हैं, वो मजदूर किसान, हम लोग जो इसमें जो किसानों के खिलाफ जो कानून आए वो सीधा सीधा उसमें जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों को हर चीज़ में इंटरेस्ट लेना होगा। जो RSS है, RSS BJP ग्राउंड लेवल पे जाके शाखा करते थे। मैंने शाखा अटेंड किया, उसमें बच्चों से शुरू कर देंगे, बच्चों से यूनाइट करना शुरू कर देंगे। मजदूर, किसान, छात्र ऑर्गेनाइजेशन हम सोचते हैं, लेकिन वो बच्चों से शुरू कर रहे हैं। एजुकेशन पॉलिसी पे आप सवाल कैसे उठाएंगे, उससे पहले ही वो ट्रेन है। हायर एजुकेशन में आएंगे, ABVP ज्वाइन करेंगे। जो कुछ लोग, कुछ शायद कुछ इन्वायरमेंट मतलब कुछ अलग, कोई किसी के पेरेंट्स किसी उसमें है कि क्रांति में है, या गांव के अंदर
पंजाब के अंदर एक क्रांतिकारी माहौल रहा, मेरे मदर ने मजदूर यूनियन के अंदर काम किया, तो टीचर अच्छे मिले इस कारण से, तो इसीलिए हम माइनॉरिटी में हैं। लेकिन उनका बहुत बड़ा आज मतलब अरुंधति रॉय का आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, लेकिन उसके पीछे जो खड़ा है आरएसएस, उसका जो आधार है यहाँ पे बहुत बड़ा है। जो आप अभी सवाल उठा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर अगर हम लोग वैसे बात करते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे पे बात करते हैं कि सरकार मोदी पे सवाल नहीं आना चाहिए। ये जो युवा मतलब जब आपके पास रोजगार नहीं है देने के लिए, तो एक फेक मानसिकता जरूरी है। अंदर ही देश के अंदर ही एक नकली दुश्मन, मतलब नकली दुश्मन ही बोलना है मतलब, क्योंकि ये तो सब एक है, इनको आपस में फाड़ो, आपस में लड़ते रहो और हम अपनी नीतियों को बिना रोक टोक आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इसको मैं एक चीज बस एंड में मेंशन करना चाहती हूँ कि ये जो फांसीवाद है, जिसको हम फांसीवाद शब्द आया, लेकिन शायद इसको समझने के लिए और हम लोग को पढ़ना भी चाहिए। मैं भी शायद डिफाइन नहीं कर पाऊँ अभी, लेकिन जो ये आर्थिक संकट से ये लगातार जो क्राइसिस और रिग्रेसिव फोर्सेस के द्वारा ज़्यादातर जनता को जो दबाना है, उसको अगर आपको टारगेट करना है तो वो इलेक्शन से नहीं है। हम जो सिर्फ जनता को ब्लेम करके ये इलेक्शन हम लोगों ने तो जिताया, इसीलिए मैं इसीलिए बोलना चाह रही हूँ क्योंकि जो कारण है और उसमें सोल्यूशन जुड़ा हुआ है। तो हम अगर कारण, मैं ये कारण नहीं मानती हूँ कि जो इलेक्शन से फासिज्म चला जाएगा। तो ये बहुत सारे लोगों का एनालिसिस है कि ये जो अभी जो दो फाड़ कर रहे हैं, सोसाइटी को दो फाड़ के बहुत सारे टुकड़े कर रहे हैं, हम लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग बोला जा रहा है, लेकिन ये लोग हैं असल में देश के टुकड़े करवाने वाले। हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, लेकिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीयवादी हैं, ये हम क्लेम करते हैं। और सारे मानव जहाँ पे भी कुचला जाएगा, चाहे फलस्तीन है, चाहे कश्मीर है, चाहे भारत के अंदर छत्तीसगढ़ है, चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, हम लोग हर जगह पे हैं। और युवाओं से हम लोग वही ग्राउंड लेवल पे हमें जाना पड़ेगा, जैसे आरएसएस काम कर रही है तो उन्हीं के टक्कर में खड़े करने पड़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर कुछ एट्रोसिटी हो जाए, हम लोग फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज करेंगे और हम जो जितने लोग हैं यही सुनेंगे और चिंता करेंगे। आज युवा जो सबसे ज्यादा सुसाइडल जो रेट है, पहले किसान था, अभी युवा है। अभी अग्निपथ चल रहा है, इसमें मतलब शायद में बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा फिर से अगर इस पर बात करेंगे। जो अग्निपथ चल रहा है उसमें 4 दिन के अंदर इतनी ज्यादा सुसाइड हो गई है। तो ये क्राइसिस को हम लोग को समझना पड़ेगा, संगठन बना के संगठित करके इनको टक्कर देना पड़ेगा और इसको बदलना पड़ेगा। धन्यवाद। अपने जो अभी का समय है उसको बहुत अच्छे से रखा, लेकिन वो जो वही है कि इस समय में जो चुनौती है वो ये है कि ऐसे समय में जब एक खास तरह की सोच हावी है तो हम कैसे काम करें लोगों के बीच जाकर। हरकेश जी को मैं बताना चाहता हूँ, हरकेश जी का जो अपना अनुभव है उस अनुभव के आधार पर बात करें।